सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों हम लोग आज न्यू लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको जीएसटी में, एक बार फटाफट से उसका क्विक रिव्यू कर देता हूं। दोस्तों मैंने आपको एक डिटेल्ड एग्जाम्पल करवाया था ट्रांजेक्शन्स का, कि देखो कैसे ट्रांजेक्शन चलता है जीएसटी के अंदर। जब भी आप गुड्स की सप्लाई करोगे और अगर इंट्रा सप्लाई होगी तो आपको सी और एस जीएसटी लगाना है। जब आप इंटर सप्लाई करोगे तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। दोस्तों मैंने एक बात और भी बताई थी कि आप उसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हो। मैंने उसका एक पूरा का पूरा जो साइकिल है वो यहां पर बनाकर दिया था कि देखो किस तरीके से इनपुट क्रेडिट काम करता है, कैसे वो यूटिलाइज होता है, ये सारी बातें आप लोगों को बताई थी। तो वो जो डिटेल एग्जाम्पल है दोस्तों, अगर आपने उसको नहीं बनाया है तो प्लीज बना लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 246A दोस्तों, इसके बारे में बात हुई थी और मैंने कहा था कि 246A एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्करेंट पावर होता है। कैसा पावर होता है? कॉन्करेंट पावर होता है टैक्स लगाने का। दोस्तों हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इस तरह का पहले कोई आर्टिकल नहीं था, देयर हैज नॉट बीन एनी पावर, ठीक है। लेकिन बाद में एक नया आर्टिकल 246A यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई है टैक्स लगाने की। मतलब दोनों सरकार, दोनों गवर्नमेंट यहां पर टैक्स लगा सकती है। इसके बाद हमने बात करी थी आर्टिकल नंबर 269A की। दोस्तों हमने यहां पर आर्टिकल 269A की बात करी थी, जहां पर मैंने बात बोली थी कि आईजीएसटी लगेगा ऑन इंटर स्टेट सप्लाई विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों आईजीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट सप्लाई पर लगता है। आईजीएसटी हमेशा सी और एस जीएसटी के टोटल के बराबर होता है। इसको पहले अपन पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। फिर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि भाई कंज्यूमिंग स्टेट कौन सा है। जो भी यहाँ पर कंज्यूमिंग स्टेट होता है उसको ये अमाउंट क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जो भी कंज्यूमिंग स्टेट होता है उसको ये अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से एक तो आर्टिकल 246A की हमने बात करी थी, एक हमने आर्टिकल 269A की बात करी थी, राइट। इसके हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आज हम एक काम करते हैं, जो भी हमारे बाकी के बचे हुए नोट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर टोटल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम जो सप्लाई वाला चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा मेन चैप्टर है। तो मतलब बेसिक वाला पार्ट ऑलमोस्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अपने नोट्स निकाल लो, मतलब अपनी हैंडराइटिंग नोट्स बनाना शुरू करो। और दोस्तों वहां पर आप हेडिंग डाल लो सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज ऑफ जीएसटी लॉ। ये जो हमारा जीएसटी लॉ है उसके दोस्तों सोर्सेज क्या हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सोर्सेज ऑफ जीएसटी लॉ के बारे में हम बात करेंगे कि जो जीएसटी लॉ है भाई उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, वो मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला आप इसमें नाम लिखोगे CGST एक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएसटी एक्ट की। दोस्तों हमारे देश में एक सीजीएसटी एक्ट बना हुआ है। दूसरा पॉइंट आप नोट करोगे एसजीएसटी एक्ट की। अच्छा दोस्तों एसजीएसटी जो एक्ट है ये बेसिकली हमारे कितने बने हुए हैं, 31। अच्छा 31 में 28 तो पूरे के पूरे स्टेट हैं और 3 नाम मैंने आपको बताए थे, दिल्ली, पौंडीचेरी और एक मैंने बताया था J&K। वहां पर भी एसजीएसटी एक्ट बना हुआ है। इसलिए कोई भी ट्रांजेक्शन अगर दिल्ली में होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर पौंडीचेरी में होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर जम्मू एंड कश्मीर में होगा तो वहां पर भी दोस्तों आप लोगों को एसजीएसटी लगाना है। तीसरी चीज होती है दोस्तों यूटीजीएसटी एक्ट। दोस्तों हमारे यहां पर एक यूटीजीएसटी एक्ट भी पास किया गया है। हमारे यहां पर एक यूटीजीएसटी एक्ट भी पास किया गया है। और चौथी चीज का नाम है आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट भी दोस्तों हमारा यहाँ पर एक बना हुआ है ना। तो एसजीएसटी एक्ट 31 है, सीजीएसटी एक्ट हमारा 1 है, यूटीजीएसटी एक्ट भी हमारा 1 है और आईजीएसटी एक्ट भी हमारा 1 है। अच्छा दोस्तों जो बात सीजीएसटी एक्ट में लिखी हुई है ना
वो की वो सारी बातें SGST एक्ट में लिखी हुई है, चाहे आप वर्ड टू वर्ड मिला लो, लाइन टू लाइन मिला लो, जितना CGST एक्ट में लिखा है उतना का उतना SGST एक्ट में लिखा है, वर्ड टू वर्ड सेम है ना, लाइन टू लाइन सेम है। उसके बाद आता है GST कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट। ये जो GST कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट है, जिसमें स्टेट को कॉम्पनसेशन देने की बात लिखी हुई है, ये भी दोस्तों हमारी कंट्री में एक ही बना हुआ है। तो अगर इस तरीके से मैं देखूं तो 31, 32, 3, 4 एंड 5 टोटल हमारे कितने बने हुए हैं? अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल 35 एक्ट हमारे यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है। ये 35 एक्ट मिलकर, पूरा का पूरा ये सारे 35 एक्ट मिलकर एक कंप्लीट GST लॉ, एक कंप्लीट GST का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको तैयार करते हैं, राइट। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, ये भी नोट कर लो, एक तो होते हैं सर्कुलर और एक होते हैं नोटिफिकेशन। दोस्तों एक तो सर्कुलर होता है और एक होते हैं हमारे नोटिफिकेशन बाई CBIC। एक तो सर्कुलर होते हैं और एक हमारे होते हैं नोटिफिकेशन बाई CBIC। सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सर्कुलर और नोटिफिकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो सर्कुलर होते हैं वो क्लैरिफैक्टरी होते हैं, मतलब कोई भी बात अगर एक्ट में लिख दी गई है, कोई भी बात अगर किसी रूल में लिख दी गई है, तो उसको समझाने के लिए, मतलब उसको क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर इशू किए जाते हैं। सर्कुलर का मतलब होता है दोस्तों क्लैरिफिकेशन। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ये जो सर्कुलर होते हैं ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इशू करता है। हमारे देश में दो बोर्ड बने हुए हैं, एक का नाम है CBDT, एक का नाम है CBIC। CBDT जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड है, CBIC जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स का बोर्ड है। तो CBIC का काम होता है सर्कुलर इशू करना। अच्छा, सर्कुलर कभी भी बाइंडिंग नहीं होते हैं, मतलब जो टैक्स पेयर होता है, जो हमारे देश में कोर्ट बने हुए हैं, उन पर कभी भी सर्कुलर बाइंडिंग नहीं होता है। सर्कुलर केवल सजेस्टिव होता है, आप उसको बाइंडिंग नहीं बोल सकते, है ना। आप उसको क्या नहीं बोल सकते, बाइंडिंग नहीं बोल सकते। जबकि दोस्तों जो नोटिफिकेशन होता है ना, नोटिफिकेशन उसका हमेशा बाइंडिंग इफेक्ट होता है। नोटिफिकेशन का हमेशा बाइंडिंग इफेक्ट होता है, बाइंडिंग इफेक्ट होता है नोटिफिकेशन का। और नोटिफिकेशन सबको मानना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, नोटिफिकेशन का पर्पस क्या होता है? नोटिफिकेशन का पर्पस कभी भी क्लैरिफैक्टरी नहीं होता है। नोटिफिकेशन का बेसिक पर्पस होता है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट करना, कानून में कोई बदलाव करना, ये नोटिफिकेशन का बेसिक पर्पस होता है। तो एक तो होता है सर्कुलर और एक होता है दोस्तों नोटिफिकेशन। सर्कुलर हमेशा क्लैरिफैक्टरी होते हैं और नोटिफिकेशन हमेशा बाइंडिंग होते हैं, मतलब नोटिफिकेशन सबको मानना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा होता है दोस्तों फिनेंस एक्ट। फिनेंस एक्ट दोस्तों हमारे देश में फिनेंस एक्ट बना हुआ होता है। फिनेंस एक्ट का मतलब होता है बजट। आपको पता है एवरी ईयर बजट आता है, तो बजट का मतलब क्या होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी सरकार होती है, वो एक बजट पेश करती है, उसको फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। वो फाइनेंस पहले बिल होता है, फिर उस बजट पर चर्चा होती है और वो फाइनेंस जो बिल होता है दोस्तों वो हमारा फाइनेंस एक्ट में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा होते हैं जुडिशियल, जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, जुडिशियल डिसीजंस होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर, ये सारी चीजें मिलकर, जुडिशियल डिसीजन का मतलब होता है जो भी कोर्ट होते हैं उनके जजमेंट। तो कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं दोस्तों वो भी हमेशा बाइंडिंग होते हैं। जैसे अगर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है, आपको पता है हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो उस रेस्पेक्टिव स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो उस रेस्पेक्टिव स्टेट पर एप्लीकेबल होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो पूरे के पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, वो सबको मानना पड़ता है। तो ये सारी चीजें मिलकर, चाहे वो CGST एक्ट हो, चाहे वो हमारा SGST एक्ट हो, चाहे वो हमारा UTGST एक्ट हो,
चाहे वो हमारा आईजीएसटी एक्ट हो, चाहे वो कॉम्पनसेशन एक्ट हो जीएसटी में, ये सारी चीजें मिलकर दोस्तों कंप्लीट सोर्सेज बनाती हैं। इसमें सर्कुलर भी आते हैं दोस्तों, इसमें नोटिफिकेशन भी आते हैं, ठीक है। सर्कुलर नोटिफिकेशन के अलावा यहां पर फाइनेंस एक्ट भी होता है, फाइनेंस एक्ट। इसके अलावा बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी होते हैं जो हमको यहां पर मानने होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मिलकर कंप्लीट सोर्सेज ऑफ जीएसटी लॉ कहलाती हैं। ये सारी चीजें मिलकर सोर्सेज ऑफ जीएसटी लॉ कहलाती हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो जीएसटी है ये क्यों जरूरी है। नहीं, अपन इसमें पहले वो कर लेते हैं कि कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम्ड हो गए। आप लिख लो इसमें टैक्स सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, कि ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम्ड हो गए हैं। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था भाई 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, लगभग 17 तरह के टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर समा गए हैं। मतलब वो पहले अलग अलग लगाए जाते थे, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ टैक्स को लगाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, और कुछ टैक्स ऐसे होते थे जिनको लगाने की एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती थी। तो बाद में क्या हुआ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया और इन टैक्सेस को जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम्ड कर लिया गया, ठीक है। ये सारे टैक्सेस अब जीएसटी में क्या कर लिए गए हैं, सब्ज्यूम्ड कर लिए गए हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे टैक्सेस मिलकर बने हैं। तो कौन कौन से टैक्सेस हैं भाई जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, मतलब वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। दे आर सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। किसमें समा गए वो दोस्तों, वो अब जीएसटी के अंदर समा गए हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल के टैक्सेस के बारे में। जो भी हमारे सेंट्रल वाले टैक्सेस हैं उनकी बात करेंगे। फिर हम यहाँ पर जो भी हमारे स्टेट वाले टैक्सेस हैं उनकी बात करेंगे। तो एक तो होते हैं सेंट्रल वाले टैक्सेस और एक होते हैं हमारे स्टेट वाले टैक्सेस। दोस्तों अगर मैं सेंट्रल वाले टैक्सेस की बात करूं तो उसमें नाम निकल कर आता है एक्साइज ड्यूटी का। एक्साइज ड्यूटी का नाम निकल कर आता है। उसमें हमारा सीवीडी का मतलब होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एक बार आप लिख लो फिर समझाता हूं। तीसरा होता है दोस्तों सर्विस टैक्स का, और चौथा नाम जो निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड सीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये जो चार हमारे टैक्सेस हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर लगने वाला टैक्स होता है, उसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। सीवीडी को फुल फॉर्म होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब होता है एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है, ठीक है। वो क्या होती है, जब आप कभी कस्टम लॉ पढ़ोगे तब समझ में आएगा। एक होता है दोस्तों सर्विस टैक्स मतलब जो सर्विस पे लगने वाला टैक्स है, और एक होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, मतलब ये वो टैक्सेस थे जो पहले लगाए जाते थे। पहले लगाने का मतलब जीएसटी आने से पहले, मतलब ये अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, एक्साइज ड्यूटी अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स पर लगती है, वो मैं भी लेटर ऑन इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो एक्साइज ड्यूटी हो गई, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गई, हमारा सर्विस टैक्स हो गया, हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया। ये चारों टैक्सेस दोस्तों यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे। अब ये सारे टैक्सेस किस में जुड़ गए हैं, जीएसटी में जुड़ गए हैं। अगर मैं स्टेट टैक्सेस की बात करूं तो उसमें पहला नाम निकल कर आता है वैट ऑब्लिक सेल्स टैक्स। तो पहला नाम निकल कर आता है वैट ऑब्लिक सेल्स टैक्स, है ना। दूसरा जो टैक्स हमको यहां पर समझ में आता है दैट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट टैक्स। थर्ड जो नाम निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड ऑक्ट्रॉय ऑब्लिक एंट्री टैक्स। और जो चौथा नाम निकल कर आता है वो है लग्जरी टैक्सेस। तो ये सारे वो टैक्सेस हैं माय डियर फ्रेंड, ये सारे वो टैक्सेस हैं जो स्टेट वाले टैक्सेस हैं, है ना। ये वो टैक्सेस हैं जो राज्य सरकार लगाया करती थी। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन टैक्सेस को लगाने की जो पावर होती थी वो एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास होती थी।
जैसे वेट और सेल टैक्स होता था, आप कोई प्रोडक्ट बनाकर अगर बेच रहे हो तो बेचने पर जो टैक्स लगता था वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर में आता था। एक एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, जैसे आप मूवी देखने गए तो वहाँ एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। एक ऑक्ट्रॉय होती थी, एंट्री टैक्स, ये सब स्टेट के टैक्स थे। कुछ लग्जरी टैक्सेस लगाए करते थे। तो ऐसे मैंने आपको कुछ मेन टैक्सेस के नाम बताए हैं। लगभग दोस्तों 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ये जो लगभग 17 तरह के टैक्सेस हैं, ये सारे खत्म हो गए हैं और ये सब अब किस में समा गए हैं? जीएसटी में, है ना। ये सारे टैक्सेस खत्म होकर कंप्लीट, ये वाले और ये वाले, ये सब कंप्लीट खत्म होकर किस में समा गए हैं? जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी आज तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो आज तक का अगर सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म अगर कोई है तो दोस्तों उसका नाम है जीएसटी, उसका नाम है जीएसटी, है ना। और इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं। देखो हमारे क्वेश्चन बैंक में है वो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक निकाल लो। इसमें हमारा एक क्वेश्चन नंबर है 18, वो कर लेते हैं अपन। ये देखो मैं क्वेश्चन बैंक आपको साथ में करा रहा हूँ पूरा का पूरा। इसका पीडीएफ आपको क्वेश्चन बैंक का मैंने ऐप में दे रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपीज़ का पेमेंट करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिस्ट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवी विच हैव बीन सबज्यूम्ड इन जीएसटी। आपको ये बताना है कि भाई सेंट्रल और स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर पार्ट बन गए। तो उसमें एक्साइज ड्यूटी का नाम आता है, उसमें एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का नाम आता है, उसमें सर्विस टैक्स का नाम आता है, उसमें काउंटरवेलिंग ड्यूटी जिसको हम लोग एडिशनल कस्टम ड्यूटी बोलते हैं उसका नाम आता है। तो लगभग ये वो टैक्सेज हैं जो सेंट्रल के थे। और स्टेट में अगर देखें तो ये देखो वैट, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे मतलब एक तरह से पहले लगने वाले टैक्सेस थे, अब ये खत्म हो गए हैं। अब ये सारे के सारे टैक्सेस किसका पार्ट बन गए हैं? जीएसटी का पार्ट बन गए हैं। तो आप इन टैक्सेस को देख सकते हो, और भी टैक्सेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो ये बस वैसे ही एक जनरल टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं उलझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट्स कंप्लीट करते हैं बेसिक वाले, फिर हम प्रॉपर वे में जो है अपना सप्लाई वाला जो मेन चैप्टर है वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। चलो अब आप यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस लिख लो। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि उनको जीएसटी का पार्ट नहीं बनाया गया है। वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्स सब इसमें कवर हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अभी भी कुछ अपवाद हैं जहां पर पुराने टैक्सेस को ही लगाया जा रहा है। अच्छा, ये जो पुराने टैक्सेस अभी भी लगाए जा रहे हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इन एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है क्योंकि ये दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये जो एक्सेप्शन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो इन्हें आप लोगों को स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा। दीज आर सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों गुड्स, गुड्स नॉट कवर्ड इन जीएसटी। गुड्स नॉट कवर्ड इन जीएसटी, ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं जो जीएसटी में कवर ही नहीं है, मतलब जिनको जीएसटी का पार्ट ही नहीं माना गया है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको जीएसटी की एक बार नीड बता देता हूँ, जीएसटी की नीड क्यों हुई, फिर अपन इस पर आ जाते हैं, है ना। एक बार मैं जीएसटी की नीड बता देता हूँ पहले आपको। जीएसटी की नीड क्यों हुई वो देख लेते हैं पहले अपन एक बार। भाई नीड ऐसी क्या आन पड़ी थी कि जीएसटी लाना पड़ा, तो एक बार वो मैं आपको बेसिक एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर अपन आगे का जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो करेंगे। तो देखो पहले क्या होता था जीएसटी आने से पहले और जीएसटी आने के बाद, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा और आपको उसका पूरा रीजन बताऊंगा कि जीएसटी क्यों लाना पड़ा, मतलब जीएसटी आने के पीछे बेसिक लॉजिक क्या था, ये आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर दोस्तों सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरर में आप यहां पर लिखोगे पर्टिकुलर्स, एक तो पर्टिकुलर्स लिख लो, एक लिख लो प्री जीएसटी और एक आप लिख लो पोस्ट जीएसटी। प्री जीएसटी क्या हुआ और पोस्ट जीएसटी क्या हुआ, ठीक है, ये आप यहां पर नोट कर लो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट
ऑफ प्रोडक्शन। मान लो दोस्तों मैं किसी चीज को बनाता हूं तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहां पर क्या है, उसको हम सबसे पहले नोट करेंगे। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर 1000 रुपए है, ठीक है, तो यहां भी मैं 1000 लिख देता हूं क्योंकि कंपैरिजन तो तभी होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां भी 1000 है, यहां भी 1000 है। अब मान लो मैं इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता हूं। ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दोस्तों, ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसमें मैं अपना प्रॉफिट ऐड करता हूं। मान लो दोस्तों मैंने यहां पर 500 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया और मैंने यहां पर भी 500 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया। ये हो जाता है हमारा 1500, ये भी हो जाता है हमारा 1500। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद, प्रॉफिट को ऐड करने के बाद ये हमारा 1500 रुपए निकल कर आता है, जिसको हम बोलेंगे बेसिक प्राइज। जिसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक प्राइज। ये हमारी बेसिक प्राइस है। तो हमने 1000 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पकड़ ली, इसमें हमने 500 रुपया का प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो हमारी बेसिक प्राइस 1500 रुपए हो गई। दोस्तों एक ड्यूटी लगा करती थी जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी, है ना। ये एक्साइज ड्यूटी कब लगा करती थी, जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। जब किसी प्रोडक्ट को हम बनाते थे, बनाने का मतलब जब हम उसको मैन्युफैक्चर करते थे, तो दोस्तों उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। अच्छा, ये एक्साइज ड्यूटी कौन लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। मान लो इसकी रेट अगर मान लो 10% है, इसकी रेट अगर मान लो 10% है, तो ये हमारी 150 रुपए हो जाती है, ये हमारी 150 हो जाती है। तो अगर मैं 150 इसमें ऐड कर लूँ तो ये मेरा 1650 रुपए निकल कर आती है, ये हमारी 1650 निकल कर आती है। दोस्तों इसमें हमने मान लो वैट ऐड कर दिया। अगर हम वैट की बात करें तो वैट सेल पे लगने वाला टैक्स होता था। वैट जो है वो सेल पे लगने वाला टैक्स होता था, और ये कौन लगाती थी, एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट। पहले क्या होता था कि कुछ टैक्स तो पूरे ही सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और कुछ टैक्स ऐसे होते थे जो एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। अब जैसे मान लो वैट स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया तो 10% लगता था। अच्छा, ये जो वैट लगता था ये इंक्लूडिंग एक्साइज पे लगता था, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती थी दोस्तों, अगर कुछ टैक्स पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और कुछ टैक्स अगर पूरे के पूरे स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो वहां पर आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल सकती। जैसे आपने कल वाली क्लास में जो एग्जांपल किया था उसमें टैक्सेस को हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते थे, क्योंकि हमें उसकी इनपुट क्रेडिट मिल जाया करती थी, है ना। जीएसटी के अंदर इनपुट क्रेडिट लेना इज क्वाइट सिंपल, लेकिन पुराने लॉ में क्रेडिट नहीं ले सकते। उसका कारण है भाई, जो टैक्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देकर आए हो उसका इनपुट क्रेडिट आपको स्टेट वाले टैक्स से कैसे मिल सकता है, वो आपको मिल ही नहीं सकता। तो स्टेट गवर्नमेंट का अगर हम वैट की बात करें तो वो मान लो 10% है, तो इट कम्स टू 165। दोस्तों वो हमारा जो है 165 निकल कर आता है। तो मुझे बताओ यहां पर अगर मैं फाइनल प्राइस की बात करूं तो फाइनल प्राइस हमारी निकल कर आती है 1815। क्या निकल कर आती है, 1815। मतलब इसमें हमारी एक्साइज भी आ गई और इसमें हमारी वैट भी आ गई, इसमें हमारे दोनों आ गए, मतलब कुल मिलाकर बात ये है। लेकिन दोस्तों अब आपने देखा यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो 10% वैट है ना, ये हमारा एक तरह से एक्साइज के ऊपर भी लग रहा है। ये जो वैट आप 10% यहां पर लगा रहे हो, ये 10% हमारा एक्साइज के ऊपर भी लग रहा है, मतलब हमको एक्साइज पर भी 10% देना पड़ रहा है ना। तो एक तरह से टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। अगर मैं इसको सही मायने में बोलूं तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगने को क्या बोलते हैं, टैक्स पर इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। टैक्स के ऊपर दोबारा से टैक्स लग रहा है, क्योंकि ये 10% 150 पर भी लग गया। अब अगर मैं पोस्ट जीएसटी की बात करूं तो जैसे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन आएगा 1500। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही जीएसटी आया तो सेंट्रल वाले जितने भी टैक्स हैं और स्टेट वाले जितने भी टैक्स हैं वो अब किसका पार्ट बन गए दोस्तों, वो सारे अब जीएसटी का पार्ट बन गए। तो जीएसटी मान लो यहां पर हमारा 20% है, ये दोनों रेट जोड़ लेता हूं मैं।
क्योंकि सेंट्रल और वैट के टैक्सेस दोनों मिलकर 20% है। तो अगर मैं 1500 का 20% देखूं तो इट कम्स टू 300 ओनली। ये जो 20% हमारा निकल कर आ रहा है, ये हमारा मात्र 300 रुपया निकल कर आ रहा है ना। तो अगर मैं इस 300 को ऐड कर देता हूं तो इट कम्स टू 1800। तो आपने देखा यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये डिफरेंस हमारा 15 रुपए निकल कर आ रहा है। तो ये जो 15 रुपए का हमारा डिफरेंस है, ये बेसिकली जीएसटी आने से पहले ज्यादा था, और जीएसटी आने के बाद हमारा ये जो डिफरेंस है दोस्तों, ये बेसिकली हमारा कम हो गया है। पहले ये ज्यादा था, अब कम हो गया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि टैक्स पर टैक्स लगना बंद हो गया। जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो हमारा यहां पर खत्म हो गया। जीएसटी के आने से क्या हुआ है कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई साहब, टैक्स ऑन टैक्स, वो हमारा रिमूव हो जाता है। देख लो पहले 150 पर भी 10% देना पड़ रहा था, तो हमारी 15 रुपए कॉस्टिंग ज्यादा आ रही थी। तो अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो इससे कंज्यूमर को भी बेनिफिट है, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उनको भी बेनिफिट है। तो मैन्युफैक्चरर की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखो 15 रुपए का टैक्स का डिफरेंस आ गया, यहां पर 15 रुपए टैक्स का डिफरेंस आ गया। तो ये बात तो मैंने करी है इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरर। ये जो बात मैंने अभी आपके सामने करी है, ये तो मैन्युफैक्चरर के लिए करी है ना, ये तो मैंने मैन्युफैक्चरर के लिए करी है। दूसरी अगर हम बात करें सेकंड वाली, तो ये बात हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ये वाली जो हम बात करेंगे दैट इज इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर। ये बात हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए करेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। एक तो होता है दोस्तों पर्टिकुलर, एक तो पर्टिकुलर्स होता है, एक आप लिख लो प्री जीएसटी और एक आप लिख लो पोस्ट जीएसटी। एक तो पर्टिकुलर्स लिख लो, एक आप यहां पर प्री जीएसटी लिख लो, एक यहां पर दोस्तों आप पोस्ट जीएसटी लिख लो, है ना। अब अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज की, दोस्तों अगर मैं यहां पर कॉस्ट ऑफ परचेज की बात करता हूं तो यहां पर आएगा 1815 और यहां आएगा 1800। भाई मैन्युफैक्चरर जब माल बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को तो यहां 1815 का बेचेगा और यहां 1800 का बेचेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो कॉस्ट है परचेज की वो ये आने वाली है। अब देखो क्या होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है भाई इसके छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे समझते हो, इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। तो ये अपनी जो एडिशनल कॉस्ट है, जो इसके खर्चे लगे हैं उनको ऐड करेगा। मान लो यहाँ 200 रुपए की है तो यहाँ पर भी 200 रुपए की है ना, क्योंकि वो तो दोनों में बराबर आनी है, चाहे प्री जीएसटी रिजीम हो चाहे वो दोस्तों पोस्ट जीएसटी रिजीम हो, 200 रुपए की कॉस्ट दोनों जगह आनी है ना। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता हूँ तो यहाँ हमारा प्रॉफिट मार्जिन 500 ऐड होता है। मान लो यहाँ पर भी हमारा 500 ऐड होता है। प्रॉफिट मार्जिन हमारा 500 रुपया है, तो दोनों जगह मैंने 500 रुपया जो है वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पर कॉस्ट हो जाती है 2515, यहाँ पर हो जाती है 2500, यहाँ पर हो जाती है 2515, यहाँ हो जाती है 2500, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो बंदा है, बंदा कौन, डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूटर जितना टैक्स पहले देकर आया है गवर्नमेंट को, क्योंकि इसने जब मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज किया होगा तो ये जो टैक्स पे करके आया है उसकी इसको क्या मिल जाती है, इनपुट क्रेडिट। क्या मिल जाती है, इनपुट क्रेडिट। मतलब वो टैक्स का पैसा इसका वापस माइनस हो जाएगा क्योंकि वो उसने ऑलरेडी पे कर दिया, तो उससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहां पर जो टैक्स का पैसा वापस मिल गया है उसकी क्रेडिट ले लेता हूं। यहां क्रेडिट लूंगा मैं 165 की और यहां मैं क्रेडिट लूंगा 300 रुपए की। यहां मैं क्रेडिट लूंगा 165 की। कारण क्या है, मैं 165 की क्यों लूंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने स्टेट में खरीद कर स्टेट में बेचा है तो मुझे वैट की क्रेडिट वैट से मिलेगी। मुझे एक्साइज की क्रेडिट नहीं मिलती थी पहले, क्योंकि एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है
और जो वैट है वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। तो मुझे सेंट्रल वाले टैक्स की क्रेडिट नहीं मिला करती थी, तो मुझे क्रेडिट 165 ही मिलेगी, है ना। जबकि जीएसटी में मुझे पूरे 300 की क्रेडिट मिल रही है, क्योंकि जीएसटी में तो आप समझते हो ना, चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, सीजीएसटी का सीजीएसटी से मिल जाता है, एसजीएसटी का एसजीएसटी से मिल जाता है, और अगर आईजीएसटी है तो भी आईजीएसटी का आईजीएसटी से मिल जाता है। तो जीएसटी रिजीम आने के बाद क्रेडिट पूरी मिलती है। तो एक तरह से अगर हम देखें इनपुट क्रेडिट माइनस करने के बाद हमारी कॉस्ट यहां पर आती है 2350 और यहां पर आती है 2200। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर से वैट लगेगा, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा और यहां पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे किसी फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है। अब मान लो जी वैट की रेट मान लो 20% है, वैट की रेट 20% है, तो 2350 जो भी हमारा 2350 है, जो भी हमारा 2350 है, ये जो हमारा 2350 है भाई, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर 20% लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर 20% लगाएंगे तो ये निकल कर आता है 470, है ना, ये हमारा 470 आता है। और अगर मैं यहाँ पर जीएसटी लगाता हूँ तो वो भी 20% ही लगाऊंगा, तो 20% आएगा 440। तो दोस्तों मुझे बताओ यहाँ पर हमारी जो फाइनल प्राइस है, यहाँ पर जो भी हमारी फाइनल प्राइस है वो कितनी आएगी, यहाँ पर आएगी 2820 और यहाँ आएगी 2640। तो मुझे एक बात बताओ, प्री जीएसटी में फायदा था या पोस्ट जीएसटी में? पोस्ट जीएसटी। यहां पर कंज्यूमर को ये सामान मिलेगा 2640 रुपया का, और जीएसटी लगने से पहले यही सामान उसको मिलता 2820 का। तो अगर मैं देखा जाए तो दोस्तों डिफरेंस यहां पर अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंस है ये 180 रुपया का है। मतलब कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है वो 180 रुपीज सस्ता मिलेगा। तो ये सस्ता क्यों मिल रहा है दोस्तों? इसके पीछे रीजन है, जीएसटी आने से पहले इनपुट क्रेडिट पूरा नहीं मिलता था, सेंट्रल वाले टैक्स की क्रेडिट आप स्टेट वाले से नहीं ले पाते थे, तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाता था, क्योंकि मैं उसे अपनी जेब से नहीं भुगतूंगा, मैं उसको कॉस्ट में जोड़ दूंगा। जब मैं टैक्स को कॉस्ट में ऐड कर देता था तो फिर जब फर्दर टैक्स लगता था तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, उसको हम लॉ की भाषा में बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट है ये अब हमारा खत्म हो गया है जीएसटी आने के बाद। जीएसटी आने के बाद जो भी हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट है वो यहां पर पूरा का पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैस्केडिंग इफेक्ट हमारा यहां पर क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो आप देखो जो सामान है वो सस्ता मिल रहा है, 180 रुपीज से आपको यहां पर जो सामान है वो सस्ता मिलेगा, बिल्कुल सस्ता मिलेगा। तो आई थिंक दोस्तों बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो टैक्सेस कौन कौन से जीएसटी में मर्ज हो गए वो मैंने बताई दिए। अब देयर आर सम एक्सेप्शंस। मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ एक्सेप्शन बताने जा रहा हूं। एक्सेप्शन का मतलब देखो, वैसे तो सेंट्रल वाले टैक्सेस और स्टेट वाले टैक्सेस किस में मर्ज हो गए हैं, जीएसटी में मर्ज हो गए हैं, लेकिन दोस्तों लॉ के अंदर देयर आर सम एक्सेप्शंस, कानून में दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस भी बताए गए हैं। मतलब ये वो एक्सेप्शंस हैं, आप ये कह सकते हो कि ये वो टैक्सेस हैं जो कि जीएसटी का पार्ट नहीं बने हैं। ठीक है, मतलब ये अभी भी अलग है, ये अभी भी अलग है भाई, अभी भी पुराना एक्साइज लगता है, अभी भी पुराना जो वैट है, सेल टैक्स है वो लगता है। तो ऐसे कौन कौन से आइटम हैं वो मैं आप लोगों को एक्सेप्शन के अंदर बताने जा रहा हूं। तो आप एक बार उसको नोट कर लो, एक्सेप्शंस नोट कर लीजिए भाई, क्या क्या एक्सेप्शंस आपको यहां पर नजर आते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिख लो, गुड्स नॉट कवर्ड इन जीएसटी। पहला पॉइंट आप लिख लो, गुड्स नॉट कवर्ड इन जीएसटी, और ब्रैकेट में लिख लो नॉन टैक्सेबल सप्लाई। आप इसको बोल दो नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोल दो आप इसको? नॉन टैक्सेबल सप्लाई।
तो ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं भाई जो जीएसटी का पार्ट नहीं है, मतलब जिन पर जीएसटी लगती नहीं है, मतलब जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, उसको लॉ की भाषा में बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ऐसी सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल का मतलब जो जीएसटी का पार्ट नहीं है, ठीक है, जिन्हें अभी परमानेंटली जीएसटी से बाहर रखा गया है। ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं, तो आप यहां पर लिख लो परमानेंटली एक्सक्लूडेड। तो ऐसे कौन कौन से आइटम है भाई जिनको परमानेंटली एक्सक्लूड किया गया है, परमानेंटली जिनको क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। तो इसमें आप लिख लो एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहलिक लिकर का नाम लिख लो, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर का मतलब होता है शराब, महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, ऐसे मैं नहीं बोलता, पंकज उदास बोलते हैं। तो जो एल्कोहलिक लिकर होती है ना, शराब होती है गंदी गंदी चीज, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन मतलब इंसानों के लिए, मैं लिकर की बात कर रहा हूं, एल्कोहलिक लिकर की फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जितनी भी एल्कोहलिक लिकर होती है, शराब होती है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर दोस्तों जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। अभी तक एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि शराब को सस्ती करो, गंदी गंदी चीजों को, बल्कि इन पर तो ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। दोस्तों एल्कोहलिक लिकर पर आज भी पुराने वाले टैक्सेस एप्लीकेबल है। पुराने वाले टैक्सेस मतलब जो पहले लगा करते थे। तो पहले कौन से टैक्स लगा करते थे, एक तो नाम आता है एक्साइज का, जब आप शराब को बनाओगे, मतलब जब आप शराब को मैन्युफैक्चर करोगे तो उस पर एक्साइज लगती है, प्लस जब आप उसको बेचोगे, बेचने का मतलब सेल करना, तो उस पर वैट लगेगा या सीएसटी लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो एल्कोहलिक जो लिकर है वो एक ऐसा आइटम है भाई जिसके ऊपर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी नहीं लगता है, एल्कोहलिक लिकर पर एक्साइज लगती है, प्लस साथ में जो भी वैट और सीएसटी है ना वो यहां पर लगता है, वैट और जो सीएसटी है वो यहां पर लगता है। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर बात बहुत जोर से समझ में आ रही है। तो एक्साइज लगेगा प्लस वैट या सीएसटी लगेगा। अच्छा, इसके अलावा आप लिख लो टेम्परोररी एक्सक्लूडेड। ये तो परमानेंटली एक्सक्लूडेड है, जो एल्कोहलिक लिकर होती है इसको तो परमानेंटली एक्सक्लूड किया गया है जीएसटी से। अच्छा दोस्तों कुछ आइटम ऐसे भी हैं जिनको परमानेंटली तो नहीं लेकिन टेम्परोररी एक्सक्लूड किया गया है, टेम्परोररी हटाया गया है। तो आप इसमें लिख लो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल कर लो, विल बी एप्लीकेबल, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम डेट नोटिफाइड बाई जीएसटी काउंसिल। दोस्तों कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको जीएसटी से परमानेंटली एक्सक्लूड नहीं किया है, नहीं किया है, बल्कि दोस्तों उनको टेम्परोररी एक्सक्लूड किया गया है। तो टेम्परोररी का मतलब ये होता है कि मतलब वो जीएसटी के एम्बिट में तो आते हैं लेकिन जीएसटी अभी रेट वहां पर नोटिफाइड नहीं है। मतलब एल्कोहलिक लिकर तो ये है कि जिसका नाम ही नहीं है जीएसटी के लॉ में। कुछ आइटम ऐसे हैं जिनका जीएसटी के लॉ में नाम तो है, जीएसटी के लॉ में उनका नाम तो है, लेकिन दोस्तों जो रेट होती है ना, रेट जीएसटी की जो रेट होती है वो दोस्तों वहां पर नोटिफाइड नहीं है। अच्छा, वो नोटिफाइड कब से होंगी? जब भी जीएसटी की जो काउंसिल है, काउंसिल क्या होती है? जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर होते हैं।
तो जिस दिन काउंसिल नोटिफाई करेगी, जिस डेट से नोटिफाई करेगी, उस दिन से जीएसटी वहां पर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये आइटम्स के भी नाम आप लिख लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये मैं पूरे जीएसटी लॉ में बार बार इनका नाम आएगा, तो आप इसमें नाम लिख लो। एक तो नाम लिख लो पेट्रोल का नाम लिख लो। दूसरा नाम लिख लो डीजल का, पेट्रोल डीजल। थर्ड नाम आप लिख लो पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड का नाम लिख लो। नेक्स्ट नाम आप लिख लो नेचुरल गैस का नाम लिख लो। और लास्ट नाम आप लिख लो एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF। तो ये 5 नाम लिख लो। एक तो नाम लिख लिया पेट्रोल, दूसरा नाम लिखा हमने डीजल, तीसरा होता है पेट्रोलियम क्रूड का मतलब होता है कच्चा तेल। ये जो पेट्रोलियम आप गाड़ी में डलवाते हो, ये ऐसा पेट्रोल थोड़ी आता है। जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो ये बहुत ही गंदा गंदा और काले काले कलर का आता है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है ना, कच्चा तेल बोलते हैं। एक होती है दोस्तों नेचुरल गैस, ये जो गैस होती है ये भी एक प्रोडक्ट है। एक होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ATF कौन सा फ्यूल होता है, जो कि एयरलाइंस काम में लेती है। मतलब जो हवाई जहाज होते हैं ना, हवाई जहाज, उसके अंदर जो पेट्रोल डलता है, उस पेट्रोल को हम ATF बोलते हैं। ATF का मतलब है एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये 5 आइटम ऐसे हैं जिनका नाम जीएसटी में तो है, ये वो आइटम है भाई जिनका नाम जीएसटी में तो है, लेकिन अभी इन पर कोई भी रेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड नहीं की है। मतलब जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी उस दिन इनके ऊपर जीएसटी की रेट नोटिफाई कर देगी और उसी दिन से जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इन पर क्या लग रहा है, वही पुरानी एक्साइज ड्यूटी लग रही है। मतलब जब इनको प्रोसेस किया जाता है पेट्रोल को, डीजल को, पेट्रोलियम क्रूड को, तो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। प्लस दोस्तों यहाँ पर वैट या जो सीएसटी है, मतलब बेचने पर जो वैट लगता है, जिसको सेल टैक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते हैं, वो दोस्तों यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये वो आइटम है जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वर्ड कई बार आएगा जीएसटी लॉ में। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब वो आइटम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो अभी जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। अब जीएसटी के एम्बिट से भी 2 तरीके से बाहर है। एक तो होता है दोस्तों परमानेंटली एक्सक्लूडेड। परमानेंटली एक्सक्लूडेड का मतलब है जिन्हें परमानेंटली क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, परमानेंटली एक्सक्लूड। उसमें आपका एल्कोहलिक जो लिकर है, जो शराब है, उसका नाम आता है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और कुछ आइटम है जो टेम्पोररी एक्सक्लूड है। टेम्पोररी का मतलब उनका नाम तो है, लेकिन दोस्तों उन पर जीएसटी रेट इज नॉट नोटिफाइड येट। पेट्रोलियम क्रूड हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, जैसे एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया। तो ये 5 आइटम ऐसे हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, साथ में जो भी वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स है वो भी यहाँ पर लगेगा। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया एक्सेप्शन में। दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लो, कवर्ड इन जीएसटी। मैं कुछ ऐसे आइटम के नाम बता रहा हूं जो जीएसटी में कवर तो है, एज वेल एज अर्लियर टैक्स रिजीम, एज वेल एज अर्लियर टैक्स रिजीम बोथ। मतलब कुछ आइटम ऐसे हैं भाई जिन पर पुराने वाले जो टैक्सेज हैं, जैसे एक्साइज हो गई, वैट हो गया, वो तो लग ही रहा है, वो तो पहले भी लग रहा था, आज भी लग रहा है। साथ में दोस्तों उनके ऊपर जीएसटी भी लगाया जा रहा है, मतलब उसके अंदर दोनों तरह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से आइटम हैं उनका भी नाम मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि भाई ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जिन पर पुराने टैक्सेज भी लग रहे हैं और जो नए टैक्सेज हैं वो भी वहाँ पर लगना स्टार्ट हो गए हैं। इसमें नाम आता है एक तो टोबैको का, टोबैको
टोबैको होता है चैनी खैनी, चैन से मजा लो, ऐसे टोबैको जो होता है। तो टोबैको के ऊपर देखो जीएसटी भी लगेगा प्लस जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी लगती है। वैट तो नहीं लगता है लेकिन जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों लगती है। मतलब सरकार ने इनको और महंगा कर दिया, पुराने टैक्सेज भी लगाओ नए वाले भी लगाओ। इसके अलावा जैसे ओपीएम हो गई, ओपीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओपीएम को हम हिंदी में बोलते हैं अफीम, गंदी गंदी चीजें। एक होता है हैम्प, हैम्प का मतलब होता है गांजा। अफीम हो गया, गांजा हो गया। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, और एक होती है नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स। तो ओपीएम का मतलब होता है अफीम, हेम्प का मतलब होता है गांजा, और जितने भी नारकोटिक्स होते हैं, नारकोटिक्स का मतलब होता है नशीले पदार्थ, जो भी नशीले पदार्थ होते हैं, विष की बात नहीं कर रहा, नशीले पदार्थ, ये सारी गंदी गंदी चीजें हैं। टोबैको है, ओपीएम है, हेम्प है, नारकोटिक्स है, नारकोटिक ड्रग्स हैं, ये बहुत गंदी चीजें हैं। इनके ऊपर दोस्तों आप अगर देखोगे तो जीएसटी भी लगेगा प्लस एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। जीएसटी भी लगेगा प्लस एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, दोनों लगते हैं। जीएसटी भी लगता है और साथ में जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी यहाँ पर लगाई जाती है। वैट तो नहीं लगता है लेकिन डबल टैक्स हो गया ना, जीएसटी और प्लस एक्साइज ड्यूटी, जबकि एक्साइज ड्यूटी भी तो जीएसटी में मर्ज हो गई थी पर वो भी लगा रहे हैं। तो ये आइटम्स के नाम आप याद रखना जहां पर आपको ओल्ड टैक्स भी देना पड़ेगा और न्यू टैक्स भी। तो ये दो एक्सेप्शन हो गए, पहला और दूसरा। बाकी जितने भी गुड्स हैं बचे हुए और जितनी भी ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज हैं दोस्तों, उन सभी जगहों पर अब जीएसटी लगाया जाता है। ये जितनी भी जगह है ना माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी जगहों पर क्या लगाया जाता है? हमारा जीएसटी लगाया जाता है। तो आई थिंक दोस्तों ये बात बहुत जोर से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो करा देता हूँ क्वेश्चन बैंक में से। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मैं आपको क्वेश्चन बैंक में से करा देता हूँ। चलो भाई, तो एक बार क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है वहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में। ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। डिस्कस द लिविएबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग। मतलब ये कौन कौन से आइटम है भाई जहां पर जीएसटी भी लगता है या जो अदर टैक्सेस भी लगते हैं। तो अगर उसमें बात करें तो देखो एल्कोहलिक लिकर का नाम आता है, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर कौन सा टैक्स लगेगा? जल्दी से बताओ, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे भी मैंने कौन सा टैक्स लिखवाया था? मैंने लिखवाया था भाई इस पर एक तो एक्साइज ड्यूटी लगती है प्लस जो भी हमारा वैट या सीएसटी है वो लगता है। इस पे नए वाला जीएसटी अभी लागू नहीं है। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, इन पर भी यही सेम लगते हैं, जीएसटी अभी नहीं लगा, रेट नोटिफाइड नहीं है। टोबैको पर हमारे एक्साइज ड्यूटी लगेगी प्लस क्या लगेगा? जो जीएसटी है वो लगेगा। और ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नारकोटिक्स पर क्या लगता है? जीएसटी भी लगेगा प्लस साथ में जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी यहाँ पर लगेगी। तो ये चारों आइटम्स जो हैं इनके आंसर पढ़ लो। देखो, अगर मैं लिकर की बात करता हूँ, अगर मैं लिकर की बात करता हूँ, लिकर की, तो लिकर पे आप देखोगे तो लिकर पर हमको स्टेट एक्साइज ड्यूटी और जो हमारे जो जीएसटी है, जीएसटी से तो बाहर है, ये आउटसाइड जीएसटी है, लेकिन इसके ऊपर जो भी हमारे वैट और एक्साइज ड्यूटी है वो लगते हैं। पेट्रोलियम, क्रूड की अगर बात करोगे तो ये भी देखो नॉट प्रेजेंटली लेविएबल टू जीएसटी, ठीक है, बिकॉज रेट इज नॉट नोटिफाइड, ठीक है। तो जब तक क्या लगेगा इसके ऊपर? जब तक इनके ऊपर हमारा जो वैट और सीएसटी है वो एप्लीकेबल हो जाता है। अगर मैं टोबैको की बात करूं तो टोबैको जीएसटी के प्रीव्यू में आता है, विद इन द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी लगता है टोबैको पर, लेकिन साथ में एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। सरकार बोली भाई ये तो सबसे ज्यादा कमाई देने वाली चीजें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, शराब है, ये तो अपने आप बिकती हैं, तो अभी इन पर सरकार जीएसटी के फेवर में नहीं है। पुराने टैक्स ही बहुत ज्यादा मिल रहे हैं गवर्नमेंट को, तो स्टेट अपने टैक्स लगाकर बैठा है, सेंट्रल अपने टैक्स लगाकर बैठी है। वो कह रहे हैं जी अभी हम इनको जीएसटी में नहीं लाना चाहते। कई जने पूछ लेते हैं सर क्यों नहीं लाए इनको जीएसटी में,
तो भाई इसलिए नहीं लाए कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अभी इन पर पुराने टैक्सेस की लेवी करना चाहती है, क्योंकि वो टैक्सेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि इनके ऊपर नया टैक्सेस लगाए जाएं, राइट। हाँ, टोबैको पे सरकार ने हद कर दी, जीएसटी भी लगा दिया, और पुरानी जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी लग रही है। ओपियम, इंडियन हेम्प और अदर नार्कोटिक ड्रग्स की बात करें तो ये जीएसटी के प्रीव्यू में भी है, देखो लिखा हुआ है ना, विद इन द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो स्टेट वाली एक्साइज ड्यूटी वगैरह है वो भी यहाँ पर हमारी लगेगी, है ना, वो भी हमारी यहाँ पर लगेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट आर द कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। ऐसी कौन कौन सी कमोडिटी है भाई जो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है ना। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कमोडिटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो कौन कौन सी कमोडिटी है भाई जो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, तो मैंने अभी भी बताया था कौन से हैं प्रीव्यू से बाहर। एक तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाहर है, इसके अलावा पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, ये बाहर है। इन पे भी काउंसिल ने कोई डेट अभी नहीं बताई है कि कब से लगेगा, तो देख लो यही सेम है। आर्टिकल नंबर याद नहीं भी है तो चलेगा, कोई बात नहीं, नंबर कोई ज़्यादा नहीं कटने वाले, लेकिन इन आइटम्स के नाम तो दोस्तों आपको लिखने ही पड़ेंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए फटाफट से। चलो अब बाकी के बचे हुए नोट्स भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। बाकी के बचे हुए नोट्स भी हम बना लेते हैं। तो आप नोट्स वाले पार्ट पर आ जाओ एक बार। तो यहां पर आप लिखो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। तो अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी की। भाई जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर हम जीएसटी के बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें पहला नाम निकल कर आता है यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएशन। यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएशन। यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएशन। दूसरी चीज आप लिख लो बूस्ट टू, ये वैसे ही लिख लो, मतलब ऐसा कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन ठीक है थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। और तीसरा आप लिख लो इसमें बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक लिख लो एक्सपोर्ट। तो जीएसटी आने से क्या क्या फायदा हुआ है। एक तो देखो नेशनल मार्केट, जो यूनिफाइड पूरा देश एक मार्केट बन गया। पहले क्या होता था, जैसे स्टेट के टैक्स अलग होते थे, सेंट्रल के टैक्स हमेशा अलग होते थे। तो हर लोग ये सोचते थे, जो भी खरीदने वाले लोग हैं, जो बायर होते थे, वो ये सोचते थे कि हमें सामान सस्ता कहाँ मिलेगा। तो अब जैसे मान लो बिहार में चाहे क्वालिटी खराब है, लेकिन अगर वहाँ जीएसटी रेट कम है तो लोग बिहार से खरीदना पसंद करेंगे। गुजरात में क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन वहाँ की टैक्स रेट ज़्यादा है, तो वो पहले गुजरात से नहीं खरीदते थे। अब पूरे इंडिया में क्या हो गया कि जीएसटी सिस्टम जब आया तो चाहे आप बिहार से परचेज करो, चाहे आप गुजरात से परचेज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूरे देश में कहीं से भी परचेज कर सकते हो, कहीं से भी। तो अगर आप कहीं से भी परचेज करोगे, पूरा का पूरा देश एक मार्केट की तरह काम करता है। ये जो पूरा का पूरा देश होता है ना, ये एक मार्केट की तरह काम करता है। इट इज यूनिफाइड नेशनल मार्केट। तो पूरा देश एक कॉमन मार्केट बन गया। दूसरी बात है बूस्ट टू मेक इन इंडिया। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका एक विजन है मेक इन इंडिया का, तो उसको जीएसटी जो है एक तरह से बूस्ट करता है।
जीएसटी आने के बाद मेक इन इंडिया विजन को बढ़ावा मिला है, लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। तीसरी बात है बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, बूस्ट टू एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट टू एक्सपोर्ट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिला है, एम्प्लॉयमेंट नौकरी को बूस्ट मिला है, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिला है। ज्यादा से ज्यादा सामान इंडिया के बाहर क्या होने लगा है, एक्सपोर्ट होने लगा है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहां पर नजर आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे जीएसटी काउंसिल। भाई ये जीएसटी काउंसिल क्या होती है, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल पर भी कई बार छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये जीएसटी काउंसिल क्या चीज है। तो अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करें तो यहां पर आप लिखोगे प्रेसिडेंट एम्पावर्ड, प्रेसिडेंट एम्पावर्ड टू फॉर्म, एम्पावर्ड टू फॉर्म, लिख लो प्रेसिडेंट एम्पावर्ड टू फॉर्म जीएसटी काउंसिल। आपको जो लिखवाया जा रहा है बस आप उतना लिख कर जाओ, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट एम्पावर्ड टू फॉर्म जीएसटी काउंसिल। जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, उसे जीएसटी काउंसिल फॉर्म करने की पावर दी गई है कि वो जीएसटी काउंसिल को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आप लिखोगे यूनियन फिनांस मिनिस्टर, यूनियन फिनांस मिनिस्टर। अभी कौन है यूनियन फिनांस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन जी हैं। तो जो निर्मला सीतारमन जी हैं, जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं भाई, वो इस काउंसिल की कौन है? चेयरमैन। उनको आप चेयरमैन कह सकते हो, वो हमारी चेयरमैन है काउंसिल की। दूसरा आप लिखोगे यूनियन, छोटे मोटे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना एमसीक्यू बेस, वो यहां से बन सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन छोटे छोटे जो एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा आप लिखोगे यूनियन स्टेट फिनांस मिनिस्टर, यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मतलब हर स्टेट के, जो हर स्टेट नहीं सॉरी, एक यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और होता है। यूनियन का मतलब है केंद्र, केंद्र मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दो मंत्री होते हैं, एक तो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक होता है यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब वो है तो सेंट्रल का ही मिनिस्टर, लेकिन उसका जो दर्जा होता है वो थोड़ा कम होता है। तो वो पहला वाला तो चेयरमैन हो गया, चेयरमैन हो गया। दूसरा वाला जो होता है वो मेंबर होता है, काउंसिल का मेंबर होता है। यूनियन जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, राज्य मंत्री जिसको बोलते हैं, वित्त राज्य मंत्री, तो वो है तो सेंट्रल का ही, ये दोनों सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, पर एक तो होता है चेयरपर्सन, एक होता है मेंबर। और इसके अलावा दोस्तों जितने भी स्टेट हैं हमारे देश में, ईच स्टेट, अच्छा यहां पर दोस्तों आप ये मत बोलना 28 स्टेट, क्या बोलोगे? 31 स्टेट, क्योंकि ये जो 3 यूनियन टेरिटरी हैं इनको भी आपको स्टेट मानकर चलना है। तो जितने भी हमारे स्टेट हैं, मैं ईच स्टेट की बात कर रहा हूं, तो ईच स्टेट के जो फाइनेंस, ईच स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ईच स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, या जितने भी नॉमिनेटेड मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बोलो या हर स्टेट के जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर होते हैं, वो भी इसके अंदर क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काउंसिल बनती है। तो काउंसिल में कौन होता है? जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो चेयरपर्सन हो गया, है ना। जो यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसका मेंबर हो गया। और हर स्टेट के जो हमारे 31 स्टेट यहाँ पर जीएसटी में बताए गए हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हर राज्य के, क्योंकि हर राज्य भी अपना रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो हर स्टेट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या जो भी नॉमिनेटेड मिनिस्टर होते हैं, वो सब भी दोस्तों इस काउंसिल के मेंबर होते हैं। अच्छा, जो डिसीजन होता है वो काउंसिल में हमेशा मेजॉरिटी के बेसिस पर होता है। मतलब
ये सारे मेंबर और चेयरपर्सन बैठकर जो मेजॉरिटी होती है उसके आधार पर डिसीजन होते हैं, और वो जो डिसीजन होते हैं उन्हें डियर बाद में कानून में बदलाव या चेंज किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है, और दोस्तों इसमें जितने भी हमारे स्टेट हैं उनका भी पार्टिसिपेशन है, क्योंकि ये उन सब से मिलकर बना है। उसके बाद हम बात करते हैं रिकमेंडेशन की। रिकमेंडेशन अगर दोस्तों हम यहां पर रिकमेंडेशन की बात करें, एक बार एक क्वेश्चन नंबर 13 है वो कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? ये रहा। हु आर द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं? और एनी टू रिकमेंडेशंस दैट कैन बी मेड बाय द काउंसिल। तो कौन सी 2 रिकमेंडेशन दे सकते हैं, पहले ही लिख लो, इसके बाद कर लेना क्वेश्चन। तो रिकमेंडेशन क्या क्या हो सकती है काउंसिल की? टैक्स रेट टू बी अप्लाइड। कौन सी टैक्स रेट लगाई जाएगी? जो टैक्स की रेट होती है वो यहाँ पर अप्लाइड, कि टैक्स रेट कौन सी लगनी है, तो टैक्स रेट टू बी अप्लाइड। दूसरा आप यहाँ पर लिख लो गुड्स एंड सर्विस टू बी एग्जेम्प्टेड। कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं भाई जिन्हें यहां पर एग्जम्प्ट किया गया है? तीसरी चीज आप लिख लो टैक्सेज सबज्यूम्ड इन जीएसटी। ऐसे कौन कौन से टैक्सेज हैं भाई जो जीएसटी में सबज्यूम्ड हो गए हैं? कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी का पार्ट बनाना है, ये भी रिकमेंडेशन काउंसिल देती है। इसके अलावा जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से होंगे, एक बार पूरा लिख लो फिर समझाता हूं। 5 प्रोडक्ट्स टू बी brought, 5 products to be brought into GST, 5 products to be brought into GST। इसके अलावा होते हैं, इसके अलावा और क्या रिकमेंडेशन होती है वो भी लिख लो आप। थ्रेशहोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक कंपोजिशन। थ्रेशहोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक कंपोजिशन। और एक आप इसमें लिख लो लास्ट अदर डिसीजंस। एक तो टैक्स रेट क्या लगाई जानी है उसकी रिकमेंडेशन होती है, भाई कौन सी टैक्स रेट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या टैक्स रेट लगाएंगे। दूसरा होता है गुड्स और सर्विस, कौन कौन से गुड्स और सर्विस हैं जिनको एग्जम्प्ट माना गया है, जिन पर टैक्स नहीं लगाना है। एक कौन से टैक्सेज हैं जिनको जीएसटी के अंदर सबज्यूम्ड कर दिया गया है, मतलब जिनको जीएसटी का पार्ट मान लिया गया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से होंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेट पर मैं आप लोगों से अभी आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से स्टेट है जिन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेट माना गया है। ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीएसटी में कब लाना है, जैसे पेट्रोलियम है, क्रूड है, डीजल है, एविएशन फ्यूल है, इनको कब लाना है, क्योंकि इनकी डेट अभी नोटिफाइड नहीं है ना, तो कब नोटिफाइड करेंगे ये काउंसिल तय करेगी। रजिस्ट्रेशन जो होता है जीएसटी में उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड लिमिट, कि भाई आपका टर्नओवर जब इस लिमिट को क्रॉस करेगा, जब आपकी सेल इस टर्नओवर इसको क्रॉस करेगा तो उस लिमिट के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो वो भी काउंसिल तय करती है। और भी जो जीएसटी के अदर डिसीजंस हैं ये सारे काम किसके सर माथे हैं, काउंसिल के। तो मैं आपको इसके भी क्वेश्चन करवा देता हूं। ये देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर 13 ही है हमारा कि हु आर द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड एनुमरेट एनी 2 रिकमेंडेशंस दैट कैन बी मेड बाय द काउंसिल। तो अगर हम काउंसिल की बात करें दोस्तों, अगर हम काउंसिल की बात करें तो ऐसे कौन से 2 रिकमेंडेशंस हैं दैट कैन बी मेड बाय द काउंसिल।
सो द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। काउंसिल जो होती है वो फॉलोइंग मेंबर से मिलकर बनी है। उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। रिकमेंडेशन दैट कैन बी मेड बाय द काउंसिल आर एज अंडर, जैसे टैक्सेस को सब्ज्यूम्ड करना है, कोई भी गुड्स और सर्विस को एग्जम्प्ट करना है, किसी चीज़ को इंटर स्टेट माने या नहीं माने उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, रेट्स क्या लगानी है, स्पेशल रेट्स क्या लगानी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह कौन सी डेट से जीएसटी के एम्बिट में आएंगे, और जीएसटी के जितने भी अदर मैटर्स हैं, तो ये सब इसमें होते हैं। एक आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू नोटिफाई अ ट्रांजेक्शन टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किसी भी चीज़ को सप्लाई माने या नहीं माने इसकी एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी एक्सक्लूसिव पावर, अब तो दोनों के पास है, सेंट्रल के पास भी है, स्टेट के पास भी है। और ये तय कौन करती है? काउंसिल। ना तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है दोस्तों, ना ही अकेले स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। ये सारे डिसीजन मिल बैठकर लिए जाते हैं बाय द वे ऑफ मेजॉरिटी। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। एन्यूमरेट एनी 5 मैटर्स ऑन विच काउंसिल में मेक रिकमेंडेशन अंडर आर्टिकल 279A। अंडर आर्टिकल 279A रिकमेंडेशन किस किस पे दे सकते हैं? तो उसमें दोस्तों वही सारे रिकमेंडेशन है जो अभी मैंने बताए थे, वही रिपीट हो रहे हैं, है ना, वही हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। चलो, तो ये सारी चीज़ है, सिंपल है, मतलब बेसिक चैप्टर के क्वेश्चंस बोल सकते हो, इनमें से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अब मैं कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम भी आपको लिखवा देता हूँ, ताकि हमारा जो बेसिक वाला पार्ट है वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। मतलब कौन कौन से स्टेट हैं जिनको आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोल सकते हो। तो जो हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके नाम मैं आपको नोट करवा देता हूँ, जिससे आपको पता रहेगा भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कौन कौन से आते हैं। तो अगर हम पहला नाम नोट करें, क्योंकि ये काफ़ी जगह काम आएंगे, उसमें आप नाम कर लो अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा नाम आता है मिजोरम, है ना। तीसरा नाम आता है आपका मेघालय, मेघालय। चौथा नाम आता है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। पांचवा नाम आता है आपका J&K, जम्मू एंड कश्मीर। एक आपका नाम आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद आप नाम लिख लो, 7 पे नाम आता है आपका आसाम का, आसाम। 8 पे नाम आता है आपका मणिपुर का, मणिपुर में पता ही है भी क्या हो रहा है, मणिपुर। 9th पे नाम आता है नागालैंड, नागालैंड। 10th पर नाम आता है सिक्किम का, और 11th पर नाम आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश आ गया और आसाम आ गया। देखो ये दो तो ए से शुरू होते हैं, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, ठीक है। और मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, ये 3 एम से शुरू होते हैं। तो 2 तो ए वाले आ गए, 3 एम वाले आ गए, ठीक है। तो 2 ए में अरुणाचल प्रदेश आ गया और आसाम आ गया, एम वाले में मेघालय आ गया, मिजोरम आ गया और मणिपुर आ गया। बाकी सब अलग है, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो खैर अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, लेकिन इसका नाम है उसमें सिक्किम आ गया, उत्तराखंड आ गया और हिमाचल प्रदेश आ गया। तो ये टोटल 11 स्टेट ऐसे हैं भाई जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोला गया है जीएसटी लॉ में। अच्छा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट होने से क्या फायदे हैं वो सब आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे।
तो चलिए इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लो। क्वेश्चन बैंक में पूरा क्लास में करवाऊंगा आपको, उसकी चिंता आप नहीं करें, ठीक है। ये मैंने पूरा ऐप पर डाल रखा है, वहां से आप इसको ले सकते हैं, पूरा प्रिंट सब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई वॉज देयर इज ए नीड फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के पीछे लॉजिक ये था भाई, सेंट्रल और स्टेट को पावर देना, इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगाना, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हुई है इसके रूल्स बनाना, ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स पर जीएसटी लगाना एक्सक्लूडिंग एल्कलिक लिकर, पेट्रोलियम वगैरह को छोड़कर। तो ये सब काम जो करने थे, जिसमें एक्साइज को हटाना है, किसी चीज़ पे टैक्स लगाना है, तो ये सारे काम हमको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके लाना पड़ा। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होता तो ना तो हमारे देश में सीजीएसटी एक्ट आता, ना एसजीएसटी आता, ना आईजीएसटी आता, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो ये बेसिक है। क्वेश्चन 16 है, डिस्कस हाउ जीएसटी रिजॉल्व डबल टैक्सेशन। कैसे रिजॉल्व किया है? डबल टैक्सेशन खत्म हो गया ना। पहले क्या होता था, जैसे एक्साइज लगी, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, फिर एक्साइज पर वैट लगता था, टैक्स पर टैक्स लगता था। अब वो चीज़ खत्म हो गई ना, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी। प्री जीएसटी रिजीम में यू विल नॉट गेट क्रेडिट, आपको मैंने दिखाया था अभी एग्जाम्पल करके। अब क्रेडिट मिलना शुरू हो गई, तो अब टैक्स पर टैक्स लगना क्या हो गया है? बंद हो गया है। तो ये आप एक बार पढ़ सकते हो। ड्यूल जीएसटी मॉडल भारत में है, बिल्कुल ड्यूल जीएसटी मॉडल है, एक सीजीएसटी है, एक एसजीएसटी है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस यहाँ पर बचे हुए होंगे, वो आप एक बार देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस आपको बड़े क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, यहाँ से मैक्सिमम एमसीक्यू बेस्ड टाइप जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बिल्कुल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये मैंने पूरा आपको नोट्स में कवर करवाया है। तो आप इसके आंसर्स को एक बार नॉर्मली पढ़ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़कर दिमाग में सोचो और आंसर को पढ़ लो, इट इज़ मोर देन इनफ। तो ये हमारा बेसिक वाला पार्ट दोस्तों आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल से मैं प्रॉपर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम प्रॉपर जो हमारा सप्लाई वाला चैप्टर है, जो हमारा चार्जिंग इवेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। प्रॉपर वे में हमारा जो कोर्स है बेसिक के बाद का वो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से बड़े क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे अच्छा रहेगा। ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, अमित खांडल क्लासेस, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं, कोर्स कैसे लेना है, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, वो सब आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।